अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे जो हालात हैं, मेरी जो कंडीशन है, सेहत है, वो कैसी है। तो हम हाजिर हुए हैं आपके गेस्ट के साथ। मैंने बताया था कि अहम जो खतूत हैं, लेटर्स हैं, वो आपको मैं सेंड कर दूँगा। उसके लिए एक लहदा सी वीडियो, तो ये आपके लिए मैं ये दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तो ये देखें, अहम लेटर्स हैं। पहले लेटर मैंने जो इम्पोर्टेंट निकाला है, लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। तो ये आपको आपके पास मौजूद है, आपने जहाँ से याद किया वहाँ से इसको रिवाइज करिए लाजमी। सेकंड पे है, लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर ऑन सक्सेस द एग्जामिनेशन। ऑन पहले आना था। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, आपको आइडिया तो हो गया ना कौन सा है। तो देखें, नेक्स्ट थ्री पे है, लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। जो आपने अभी भी टेस्ट दिया है उसके रिलेटेड आपने कंडीशन बतानी है कि कैसा है, क्यों है, ये सारा। लेटर फोर पे है जी, लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। हॉस्टल के अखराजात हैं, उनको आपने पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा फंड्स आपने मंगवाने हैं फादर से, उसके रिलेटेड है। फाइव पे है, लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत आपने बतानी है टू योर ब्रदर, स्मॉलर ब्रदर को। नेक्स्ट है जी, लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हर टू स्पेंड हर समर स्प्रिंग हॉलीडेज। समर हॉलीडेज या स्प्रिंग, चलें ये आप देख लें। समर होता है वैसे, समर हॉलीडेज विद यू। वो आपके साथ आपकी जो कज़न है, आपका फ्रेंड है, गुजारे, उसके रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपके पास, देखें ज़रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड सम बुक्स। और आपने कुछ उधार किताबें लेनी है, उसके रिलेटेड है, या उधार कैमरा लेना है तो उसके रिलेटेड। लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। आपका कोई फ्रेंड है, उसकी वालदा की डेथ हो गई थी, तो आपने उसके रिलेटेड आपने ये डिस्कस करना है, बताना है उसे। उसके बाद है नाइन पे, लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। अपनी सेहत अच्छी करने के लिए क्या काम करे, वो आपने एडवाइस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ना मैं बहुत अहम चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ग्रामर्स के जो रूल्स हैं। और रूल्स वो वाले जो एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जाते हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किए हैं, बच्चों को समझाए हुए थे, तो बच्चों को फिर मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ये लिख के दें, मैंने ऐसा करना है, मैंने बच्चों के लिए वीडियोस बनानी है। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। एक स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी करे और इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो देखें, आपने ज़रा गौर से सुनने, एग्जांपल्स मैंने इधर नहीं ली। एग्जांपल ये कहाँ से मैंने निकाले हैं, कौन कौन से निकाले हैं, जो आपके पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, वो वाले रूल्स मैंने बच्चों को समझाए हैं, और वो मैंने इधर चूज़ किए हैं, कलेक्ट किए हैं। तो देखें, जिस जगह पे नाउ आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा, वहाँ आपने क्या करना है, इज़ एम आर के साथ आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है। आपको पता है कि फॉर्म्स लगानी होती हैं और करेक्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आपको फिक्रे के अंदर एट प्रेजेंट दिया होता है, एंड पे या नाउ दिया होता है, और सेंटर में डैश होती है, पूछा होता है कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी। तो आपने इज एम आर के साथ, इज आर एम के साथ आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है, ये लिखा हुआ है। सेकंड रूल देखें, जिस जगह लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, फिक्रे के अंदर एंड पे ही होता है ज़्यादातर ये, तो उसमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यूज़ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये, आप देखेंगे कि कल पेपर के अंदर ये मौजूद होंगे। और थर्ड पे है, जिस जगह टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, वहाँ विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल, देखें आप अगर ये समझ लें तो फिर याद रख लें, तो आप पास पेपर कोई भी उठा लें, उसमें से ये मौजूद है और आप कर पाएंगे। जिस जगह इज़ आ रहे हैं, वाज वार, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन आ जाए, ये वाले, वहाँ विल भी आ जाए, वहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, हैव बीन, हैड बीन आ जाए, इज़ आर एम आ जाए, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। जिस जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वहाँ क्या करेंगे, हेड की हेड लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये ऐसे हुआ है कि आपके पास ना एक फिक्रा है दो हिस्सों वाला, उसके दो पार्ट्स हैं, दो, एक फिक्रे के अंदर दो हिस्से हैं। तो उसमें क्या किया हुआ है,
उसमें एक हिस्से के अंदर सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दूसरे हिस्से के अंदर आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ये भी आए हुए हैं, बिगेन और बेल रैंग, इस तरह अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। और इसके बाद है कि एक फिक्रे में सेकंड फॉर्म लगी हुई है लेकिन उसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दी। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म ना हो तो आपने वाज वर के साथ फिर फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। और इस तरह मजीद और भी है, ये रूल लिखे हुए हैं। जिस जगह ऑलवेज आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ऐसे लगाना था। ऑलवेज, रेगुलरली, डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, वहाँ आपने वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ एस ई एस का इजाफा करना है जहाँ होना है। जहाँ आ गया ही शी इट इस तरह का होगा ना सब्जेक्ट, तो वहाँ आपने ये करना है। जिस जगह माई सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ आ जाए, हिम सेल्फ आ जाए, ये ग्रामर के जो आपके होते हैं ना, आपको पता है कि 5 आपके वर्ब्स ये वाले होते हैं फिक्रात नंबर मरूजी के, एमसीक्यूज के। उसके बाद 4 एमसीक्यूज होते हैं करेक्ट स्पेलिंग के, उसके बाद 5 एमसीक्यूज होते हैं बुक में से सिनोनिम एंटोनिम पूछे होते हैं, और लास्ट पे 5 एमसीक्यूज होते हैं ग्रामर। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और जेरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ये इसमें मैंने बताया हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आए हुए हैं, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इन सब के अगर जहाँ ये आ जाएगा उसमें पूछा जाता है नीचे कौन सी ये प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है या कौन सी है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है आपने। 8वां रूल देखें। जिस जगह सिंस आ जाए या फॉर आ जाए, आपको पता है हैड बीन, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। जिस जगह ईच आ जाए, सम बॉडी आ जाए, सम आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, नो बॉडी आ जाए, एनी बॉडी आ जाए, ये आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। ये मैंने इतनी मेहनत करके एक इसका ना निचोड़ निकाल दिया एमसीक्यूज का। अगर ये बच्चे कर लें तो 19 के 19 नंबर आ जाते हैं। स्पेलिंग वाले भी आपने किए होते हैं, बुक में से भी आपने किए होते हैं। ये नंबर होते हैं जो 10 नंबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ईच, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवेयर, एनीवन, एनीवन भी होता है। इधर कुछ लिखे हुए हैं एग्जांपल के तौर पे। आगे देखें, 10वां एमसीक्यूज है, ऐसे फिक्रा जिनमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर किसी फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल हो तो वो इंट्रांजिटिव। अच्छा, इसमें ना ऐसे है कि ऐसे फिक्रात होते हैं कुछ से जिनमें सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जहाँ होती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जहाँ नहीं होती उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। मिसाल आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, तो मुकम्मल हो गया जुमला, इसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब इसमें ही रन्स, रन्स एक ऐसा वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। और कुछ होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो वो ट्रांजिटिव हो गए। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया। जिस फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए वो क्लॉज कहलाएगा। ये मतलब क्लॉज की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्लॉज कैसे होती है? क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब का एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, तो वो क्लॉज होती है, ठीक है। और एक होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मौजूद लाजमी नहीं है और होता भी नहीं है, वो वैसे ही कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ है, ये बेस है, इसको आप समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। क्लास नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे फिक्रा जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे टीच हिम टू लर्न, टीच हिम टू लर्न, ओपन द डोर, डू इट। और यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ कि जो इस तरह के होते हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपने करने हैं आपके पेपर में आने हैं। तो जैसे डू इट होता है, डू इट का मतलब है इसे करो, और इसका कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप? पैसिव वाइज डू इट अगर ऐसे आ जाए ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं, फर्स्ट से शुरू होते हैं, तो इसमें आपने लेट का इजाफा करना होता है, लेट। तो डू इट, इट आप स्टार्ट पे आ जाएगा, लेट इट बी का इजाफा करेंगे, लेट इट बी डन। डू की सेकंड थर्ड फॉर्म डन है, तो आपको पता है पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट 13 पे है, जिस फिक्रे में वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ये भी बच्चों ने लिख दिया है, ही इंजर्ड प्लेयर, ही इंजर्ड प्लेयर, ये भी आया, देख लें जरा इसको। जिस फिक्रे में हु, विच, होम और बिकॉज आ जाए वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये ना सेंटेंस के अंदर लिखे होते हैं। बिकॉज पहले फिक्रा होता है बिकॉज, और उसके बाद फिर फिक्रा होता है विच, इस तरह कर गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेट करते हैं दो सेंटेंसेस को
रिलेट कर रहे होते हैं। ऐसा आगे चलते हैं। ऐसा फिक्रा जो किसी दूसरे फिक्रे के बगैर समझ में आ जाए वो कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, समझ ना आए, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स, आपने देखा होगा सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, और इंटेरोगेटिव वगैरह वगैरह काफ़ी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है दो मतलब एक फिक्रा लिखा होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। अगर एक हिस्सा पढ़ते हैं दूसरे की समझ नहीं आती, दूसरा पढ़ते हैं पहले मुकम्मल नहीं समझ आती, तो इसलिए उसको उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर दो सेंटेंसेस की लहदा लहदा समझ आ जाए तो वो कंपाउंड होगा। अगर दिया ही एक फिक्रा है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। जिस फिक्रे में वर्ब की पहली फॉर्म होगी उस फिक्रा में विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ये भी बेटा पाया गया है, जैसे जैसे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह अगर एक हिस्से में फर्स्ट फॉर्म है, ये भी पास्ट पेपर के अंदर मौजूद है, वर्ब की अगर पहली फॉर्म मौजूद है तो फिर आपने विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिस जगह टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाए वो, या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आए, वो इन्फिनेटिव होता है। देखें टू के बाद आपके ना सेंटेंस मौजूद हो गए, टू के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और इसी को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और कभी कभी उन्होंने वैसे ही फर्स्ट फॉर्म लिख के ना नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि ये क्या है इसमें, तो आपने इन्फिनेटिव बताना है। आगे जेरेंट आना है, इस तरह की चीज़ें भी आनी है, अभी थोड़ी सी रह गई बस, 24-25 तक है ये बस। अगर किसी फिक्रे में वर वाज मौजूद, वर या वाज वर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो दूसरी तरफ वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी। ये भी ऐसे फिक्रा मौजूद हैं, आज ही हमने बच्चों को पढ़ाए हैं, बताए हैं। अगर वाज बार लगा हुआ है ना किसी फिक्रे के अंदर, वाज बार के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है, तो उसका मतलब है वो पास्ट है, तो फिर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। ये भी आपने याद रखना है। ऐसा दो फिक्रों वाला फिक्रा जिनकी अलग अलग समझ आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और अगर अलग अलग ना समझ आए तो फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। ये पढ़ लिया हमने पहले। 20 पे है, दो अल्फाज को मिलाने वाला लफ्ज कंजक्शन कहलाएगा। ये जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, इस तरह देख ले। जिस जगह ऑलरेडी आ जाए वहाँ हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये भी याद रखना है। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटन 3 एप्पल्स। ठीक है, मैं पहले ही 3 सेब खा चुका हूँ। तो वो ऑलरेडी है तो उसमें हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैज़ आएगा या हैव आएगा या हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आगे देखें 22 पे, जिस फिक्रे में अंडर ऑन ये प्रेपोजिशन होती हैं आ जाए तो वो फिक्रा प्रेपोजिशन, इससे प्रेपोजिशन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो मतलब उसमें प्रेपोजिशनल सेंटेंस कह सकते हैं उसे, तो वो प्रेपोजिशन यूज़ हुई होगी। किसी बेजान चीज़ को जानदार से तशबीह दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। तशबीह दी जाए किसी बेजान चीज़ की खसूसियत अगर कोई पाई जाती है ना, किसी खसूसियत नहीं बल्कि किसी जानदार की कोई खसूसियत, हम जो है ना वो बेजान चीज़ के अंदर नहीं होती लेकिन उसको हम कह देते हैं। जैसे ये बच्चों को पढ़ाया था कि जैसे आपके डैफोडील्स है, डैफोडील्स में वो ऐसे वो फूल जो है हिलते हैं, नरगिस के फूल, लेकिन वो हमें कहते हैं डांस कर रहे हैं। तो वो डांस तो नहीं कर रहे, डांस तो इंसानों की एक कह लें खामी खराबी या खसूसियत कह लें, जो भी कहना है कह लें, आप अपनी मर्जी है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो अगर जानदारों की कोई खसूसियत को बेजानदारों की में हम उसको तशबीह दें तो वो इस तरह पर्सोनिफिकेशन होगी। आगे देखें, आगे बहुत अहम चीज़ आ रही है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी आपके पेपर के अंदर पाए गए हैं, एक एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है। तो देखें ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं ये, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड। जीरो कंडीशन कैसे याद रखनी है आपने, इसमें फर्स्ट फॉर्म इफ़ होता है, इफ़ से पता चल जाता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। देखें अगर इफ़ के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है एक हिस्से में और दूसरे हिस्से में भी ये प्लस लिख के दूसरे हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम कहेंगे ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। और ये जीरो कंडीशन है, मतलब जीरो कंडीशन का मतलब है कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन हमने याद रखना है जीरो कंडीशन का मतलब है कि इसमें कंडीशन नहीं है लेकिन है कंडीशनल ही है। ओके, समझ आ रही है, गुड। ये एक ब्रीकी है इसकी मैं इंग्लिश में। इफ़ अगर ऐसा होता है, अगर देखें अगर इफ़ यू पुट वाटर इन टू फ्रीज़र, फ्रीज़र या फ्रिज,
इट बिकम्स आइस, तो देखें इधर बिकम्स पहली फॉर्म है और पुट भी पहली फॉर्म है, तो ये जीरो कंडीशन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो इसमें कोई शर्त नहीं है। इसमें देखें फर्स्ट कंडीशन, इफ़ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है, दूसरे हिस्से में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म, उसको हम फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो फिर विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसको फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। आगे सेकंड कंडीशन है, इफ़ के साथ अगर सेकंड फॉर्म लगी है, इफ़ के बाद एक हिस्से में, तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में अगर फर्स्ट फॉर्म है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड कंडीशन कहते हैं। सेकंड कंडीशन में याद रख लें कि सेकंड फॉर्म मौजूद होती है, ये सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड कंडीशन में सेकंड फॉर्म होगी। एक ही है बस सेकंड कंडीशन जिसमें सेकंड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है और इसमें दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। और थर्ड कंडीशन में देखें, एक हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो ये आपके पास थे कंडीशन सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एमसीक्यूज के रूल्स हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया था लेटर्स इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला पे यकीन रख के आप तैयारी करें और भरपूर तैयारी करें। इसके अलावा भी अगर कोई आपको मटेरियल चाहिए हो, कोई बात समझ ना आई हो या कोई मिस्टेकनली कुछ कह कुछ हो गया है, तो वो आपने इग्नोर करते हुए दुआओं में याद रखना है और तैयारी करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।